हमने इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, नॉन फिनाइट्स जो है 3 टाइप के बताए थे, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव हमने पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया था। अब जीरंड को शुरू करते हैं। जीरंड जो है हिंदी में पहचान है इसकी वही जो इन्फिनेटिव की होती है। इन्फिनेटिव का हमने बताया था कि भाई हिंदी में ना, नी, ने लगा होता है, तो जीरंड में भी ना, नी, ने ही लगा होता है। तो इन्फिनेटिव से कैसे अलग है ये? इन्फिनेटिव से ये इस प्रकार से अलग होगा कि इन्फिनेटिव में 2 बातें हमने आपको और बताई थी। नंबर 1 कि काम आगे होगा, इसमें काम जो है आगे होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं ताजमहल देखने आगरा गया, तो मैं पहले आगरा गया, फिर मैंने ताजमहल देखा, तो जो वो ताजमहल देखने वाला काम है जिसमें ने लगा हुआ है, वो काम आगे होगा। जीरंड में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, कारण या उद्देश्य प्रकट करता है। इन्फिनेटिव जो है वो कारण या उद्देश्य प्रकट करता है, जीरंड ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, तो ये 2 चीजें, जब भी आपको हिंदी के किसी वाक्य में ना, नी, ने लगी हुई कोई वर्ब दिखे, तो पहले आप इन्फिनेटिव को ही चेक करें कि भाई ये इन्फिनेटिव तो नहीं है। अगर आपको इन्फिनेटिव की जो पहचान मैं बता रहा हूं वो आपको वहां दिखती नहीं है, तो आप उसे जीरंड मानकर चलें। तो जीरंड की एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरा, कुछ वर्ब भी हैं, स्पेशल वर्ब्स, जो जीरंड ही लेकर चलती हैं। जैसे एंजॉय, एंजॉय के बाद जीरंड ही आता है। अगर हम कहते हैं कि भाई मैंने तैराकी का आनंद लिया, तो आई एंजॉय स्विमिंग। ठीक है, तो एंजॉय के बाद, लाइक, डिसलाइक के बाद, ऐसे और भी अवॉइड के बाद बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मतलब जो है एक जीरंड ही अपने साथ लेकर चलती हैं। तो या तो आप उन वर्ब्स को याद कर लीजिए, लेकिन अब वर्ब्स कितनी याद करेगा आदमी? कुछ जो कॉमन वर्ब्स होती हैं जो अक्सर यूज़ होती रहती हैं वो तो याद रहती हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है। सही तरीका थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर काम आगे होगा तो वो इन्फिनेटिव है, अगर काम आगे होना नहीं है, आप वैसे ही बता रहे हैं, पीछे या तो काम हो चुका है, या फिर कोई आपसे आपकी हॉबी पूछ रहा है कि आप ऐसा करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे जो है क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। कोई आपसे पूछ रहा है भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है, तो आपने जवाब दिया कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो इस वाक्य से सिर्फ यही तो प्रकट हो रहा है कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ये तो नहीं है कि भाई आप क्रिकेट खेलेंगे आगे, अभी आपको क्रिकेट खेलना है। अगर कोई वाक्य इस तरह से है कि भाई मैं क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम गया, तो इस वाक्य से देख के आपको क्या प्रकट हो रहा है कि आप पहले स्टेडियम गए, और क्यों गए? क्रिकेट खेलने के लिए। तो वहां आपको उद्देश्य प्रकट हुआ है, तो वहां वो खेलना इन्फिनेटिव है। लेकिन इस वाक्य में कि भाई मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, यहाँ कोई उद्देश्य प्रकट नहीं हो रहा है, यहाँ अपनी आप सिंपली अपनी एक लाइक बता रहे हैं, तो ये जीरंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीरंड और इन्फिनेटिव में ये पहचान का हिसाब हो गया। अब हम इसके सेंटेंस को बनाने की बात करते हैं। तो देखिए, जीरंड का वैसे तो वाक्य से कोई मतलब नहीं है, वाक्य तो अपने टेंस के हिसाब से बनेगा। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, सेंटेंस बनाने का तरीका वही रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि आपका ये जीरंड जो है ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे सब्जेक्ट के स्थान पर लगा दीजिए। मान लो मैं कहूँ कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो देखिए इसमें कर्ता कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, किसे कहा है इसने व्यायाम? तैरने को। तो यहाँ तैरना जो है ये वाक्य में सब्जेक्ट की तरह है, तो आप कह सकते हैं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। अगर मैं कहूँ लेते हैं, हम अगर कहें कि झूठ बोलने से बचो, झूठ बोलना आप जो है बंद करो, झूठ बोलने से बचो, तो अवॉइड, बचो, क्या करने से? टेलिंग लाइज। तो देखिए अवॉइड के बाद टेलिंग आया है, तो अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ जीरंड ही लेकर चलती है। अगर आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको झूठ आगे बोलना नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि झूठ बोलने से बचो। इस वाक्य से यह प्रकट नहीं हो रहा कि आप ये काम आगे करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें आगे कोई मतलब नहीं है।
सिर्फ एक बात कही जा रही है कि आप इस काम को करने से बचो। ठीक है, तो आपको जिरंड के वाक्य को बनाने के लिए सिर्फ ये देखना होगा कि भाई ये जिरंड जो हमारा है ये सेंटेंस में किस चीज़ का काम कर रहा है। अगर ये करता है, सब्जेक्ट है, तो आप इसे शुरू में लगा दीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर इसके हिसाब से आप वर्ब का प्रयोग कीजिए। अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट किसी क्रिया का कर्म बनकर आ रहा है, जैसे अवॉइड के साथ टेलिंग, अवॉइड का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, तो आप उसे उसके बाद लगा दीजिए। तो जिरंड में यूज में कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनेटिव और जिरंड रिप्लेस भी हो सकते हैं। किस तरह के वाक्य? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में, कि अगर हम कहें कि भाई झूठ बोलना बुरी बात है, तो इस वाक्य में झूठ बोलना ये इन्फिनेटिव अगर आप मान के चल रहे हैं तो आप इसे कह सकते हैं टू टेल ए लाई। इज मैंने है, और क्या है? बैड, बुरी बात है। अगर आप इसे टू टेल को टेलिंग कर दें यहीं कहीं तो भी सेंटेंस सही है। लेकिन टू टेल ए लाई वास्तव में वाक्य जो है इन्फिनेटिव से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस वाक्य में ना तो कोई उद्देश्य प्रकट करने वाली बात है, ना उसमें कोई जो है यह है कि भाई आगे बोलना है, आपको आगे वो काम करना है। आप उसे जिरंड से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने भी सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं उनको आप जिरंड से बना दीजिए। हाँ, अगर आप उसमें इट का प्रयोग करते हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई झूठ बोलना बुरी बात है, इस सेंटेंस को आप इट के प्रयोग से बनाते हैं, तब इन्फिनेटिव ही लगेगा। इट इज बैड टू टेल ए लाई। अब आप इसका टेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जिरंड जो है इस प्रकार से नहीं आ सकता। इट इज बैड, इट इज गुड, इट इज हार्ड, इट इज, जब इट का यूज करते हो आप, अगर इट का प्रयोग करते हो तो जिरंड का ही इस्तेमाल करना, इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप उसे बिना इट के कर्ता बना रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, आप जिरंड का इस्तेमाल कीजिए। तो जिरंड में तो बस इतना ही है। तीसरी चीज आती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इंग्लिश में आईएनजी जोड़कर बनता है, जैसे जिरंड बनता है। जो जिरंड की पहचान है इंग्लिश में, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है। इंग्लिश में आप इसको पहचान नहीं सकते, सिर्फ आईएनजी अगर आपके दिमाग में है तो। लेकिन हिंदी जब इसकी बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो इसके अंत में कर, कर जैसे खाकर, हंसकर, पीकर, रोकर, या हुआ, हुए, खाता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ, इस तरह से आप इसको लिखना आपको होगा। किसी सेंटेंस को अगर आपको हिंदी का वाक्य आपको दिया गया, आपसे कहा गया कि भाई इसमें पहचानिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ है, तो देखकर अगर पहचानने वाली बात है तो आप उसमें देख लीजिए कोई क्रिया इस प्रकार की आ रही हो जिसमें कर लग रहा हो, खाकर, पीकर, हंसकर, रोकर, या फिर हुआ, हुए, खाता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ। लेकिन ये पहचान पर्याप्त नहीं है। इस पहचान से आप हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का पता नहीं लगा सकते। आपको इसकी जो दूसरी और असली पहचान है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी पहचान ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में या तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब देखिए, पुलिस को देखकर चोर तुरंत भागेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर रुकेगा फिर भागेगा। या फिर 2 काम एक साथ होंगे। मैंने उसे पतंग उड़ाते हुए पाया, मैंने फूल को खिलते हुए देखा। तो जब आप किसी चीज को, मैंने किसी बच्चे को, जब हम उसे रोज जो है देख रहे हैं, हमारे सामने कोई घटना घट रही है, तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। या तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होगा, या फिर 2 काम एक साथ हो रहे होंगे, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब सेंटेंस बनाने पर आते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब देखिए, पुलिस को देखकर, इसमें एक हिस्सा तो वाक्य में ये है, ये इसका पार्टिसिपल टर्म है जिसमें पार्टिसिपल वर्ब आई हुई है, देखकर, और उसका ऑब्जेक्ट है पुलिस। किसको देखकर? पुलिस को देखकर। और दूसरा उसमें है एक पूरा सेंटेंस, चोर भाग गया, जिसमें बाकायदा सब्जेक्ट भी है और उसमें जो है वर्ब का भी पता चल रहा है, टेंस का भी पता चल रहा है, चोर भाग गया।
तो इस प्रकार जिस वाक्य के अंदर दो हिस्सों में इस प्रकार से आप देखते हैं कि भाई पुलिस को देखकर चोर भाग गया, सबसे पहले आप सेंटेंस को इसी तरह दो हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्से में पूरा सेंटेंस है और एक हिस्से में केवल पार्टिसिपल वर्ब, कर लगी हुई और उसका ऑब्जेक्ट। तो जब इस वाक्य को आप बनाएंगे तो ये पार्टिसिपल टर्म वाला हिस्सा पहले बनेगा। पुलिस को देखकर, ये पहले बनाइए। सीइंग द पुलिस, देखिए सीइंग आ गया क्योंकि देखने की सी होती है, उसमें आईएनजी लग गया, तो सीइंग द पुलिस कोमा लगा दीजिए। चोर भाग गया, द थीप रैन अवे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से वाक्य बन जाएगा। ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो ये आगे वर्ब है भागना और ये जो पीछे वर्ब है देखकर, ये दोनों वर्ब एक ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए। भाई पुलिस को कौन देख रहा है? चोर। भाग कौन रहा है? चोर। तो दोनों काम एक ही सब्जेक्ट ने किए होने चाहिए, पहले देख लीजिए। ठीक है। तो पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस, चोर भाग गया, द थीप रैन अवे। अगर वाक्य में इस प्रकार से आता है कि भाई मैंने उसे पतंग उड़ाते हुए पाया, मैंने उसे पतंग उड़ाते हुए पाया, तो इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि भाई कहाँ है इसमें पार्टिसिपल, तो उड़ाते हुए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या उड़ाते हुए? पतंग। तो पतंग उड़ाते हुए, ये हो गया पार्टिसिपल वाला हिस्सा। और बाकी वाक्य बचा मैंने उसे पाया। तो मैंने उसे पाया, इसमें ये वाक्य पहले बनेगा। मैंने उसे पाया, आई सब्जेक्ट, मैंने की अंग्रेजी, पाया फाइंड होता है पाने की, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, और किसको पाया? उसे पाया, आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया। उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपल वाला हिस्सा लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। कैसे पाया? पतंग उड़ाते हुए, फ्लाइंग काइट, आई फाउंड हिम फ्लाइंग काइट। तो इस प्रकार से अगर ये कर वाला सिस्टम आएगा तो आप पहले पार्टिसिपल वाली टर्म बनाएंगे, और अगर ये हुआ हुए वाला आएगा तो पार्टिसिपल टर्म बाद में बनेगी। अच्छा, ये जो कर वाला सिस्टम है, ये कर जब लगता है, ये कर कई बार इन्फिनिटिव में भी लग जाता है, लेकिन वो कुछ दो चार वर्ब होती हैं इस प्रकार की। जैसे अगर आप किसी चीज़ को देखकर खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, तब इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन वाक्य में कर होता है। वहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं, उसे आप ध्यान रखिए। जैसे मैं वाक्य कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, तो आई बिकेम हैप्पी टू सी यू। ठीक है। आई वाज सैड टू सी यू। तो जो भी आप किसी चीज़ को देखकर खुश हैं, दुखी हैं, सरप्राइज्ड हैं, आई एम सरप्राइज्ड टू सी द ताज। तो इस प्रकार से आप वहाँ थोड़ा सा बच के रहें, वहाँ जो कर लगा होगा वर्ब में वो पार्टिसिपल नहीं है, इन्फिनिटिव है। दूसरी चीज़, अगर मैंने आपको बताया कि भाई दोनों जो वर्ब हैं, पार्टिसिपल वाली भी और जो टेंस में आई हुई है फिनाइट वर्ब वो भी, दोनों वर्ब जो हैं एक ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि भाई पहले जो पार्टिसिपल वाली वर्ब है वो दूसरे सेंटेंस की है और जो आगे वर्ब लगी हुई है फिनाइट वाली वो दूसरे सब्जेक्ट की है, पार्टिसिपल वर्ब दूसरे सब्जेक्ट की है और जो आगे वर्ब लगी हुई है वो दूसरे सब्जेक्ट की है, तब आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहला वाक्य तो इस प्रकार का आता है, रविवार होने के कारण, पहले होने के कारण का सिंपल वाक्य समझिए, टीचर होने के कारण, अध्यापक होने के कारण मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। अब देखिए यहां अध्यापक कौन है? मैं। बच्चों कौन पढ़ा रहा है? मैं। सेम है बात। तो होने के कारण ये हिस्सा पहले बनाइए, बीइंग अ टीचर, कुछ भी आप कहेंगे होने के कारण, अध्यापक होने के कारण, छात्र होने के कारण, या नाते भी कई बार आ जाता है, अध्यापक होने के नाते, छात्र होने के नाते, नाते कह दे या कारण कह दे। ठीक है। तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग ए टीचर आई टीच स्टूडेंट्स, बीइंग ए स्टूडेंट छात्र होने के कारण, मैं अध्यापकों का सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट द टीचर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से बीइंग का सेंटेंस अगर आ जाता है इस तरह से बनाएंगे। दूसरा वाक्य अगर आता है ये बीइंग वाला वाक्य, हम कहें कि भाई सचिन के सफल होने पर भारतीय टीम जीतती है। अब देखिए यहां पर
सफल कौन हो रहा है? सचिन। जीत कौन रहा है? भारतीय टीम। तो दोनों हिस्सों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो हम जो पहले हिस्से का सब्जेक्ट है होने वाला, उसमें वो अलग से लगाएंगे। सचिन बीइंग सक्सेसफुल, सचिन बीइंग सक्सेसफुल, और फिर कोमा लगा के इंडियन टीम विंस, ऑलवेज विंस, हमेशा जीतती है। सचिन बीइंग सक्सेसफुल, इंडियन टीम ऑलवेज विंस। दूसरा, रविवार होने के कारण हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए, पहला जो होना है, क्या होने के कारण? रविवार, वो रविवार के लिए आया हुआ है। और दूसरा जो होना है वो अपना, दूसरी जो वर्ब है खेलना, वो हमारे लिए आई हुई है। तो इस तरह के सेंटेंस में पहले जो सब्जेक्ट लगेगा, आपको पता है कि दिन, महीना, इस तरह का जो समय की बातें होती हैं उसके लिए करता इट लगाते हैं। तो वहाँ हो जाएगा इट बीइंग संडे, ठीक है, इट बीइंग संडे, इट बीइंग जो है जनवरी, इट बीइंग 2005, कुछ भी कैसा भी समय आ जाए, इट बीइंग मॉर्निंग, इट बीइंग इवनिंग, कुछ भी समय आ जाए तो इट का प्रयोग कीजिए, फिर अगला वाक्य बना दीजिए, वी प्ले क्रिकेट ऑन, जो भी लगाना है आपको, ठीक है। अब अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार का भी इसमें रहता है कई बार, खाते खाते मैं रुक गया, चलते चलते वह गिर पड़ा, ठीक है। या फिर ऐसे में रहता है, खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, चलते समय चारों तरफ देखना चाहिए। किसी वर्ब में अगर इस प्रकार से आ जाए, चलते चलते, खाते खाते, हंसते हंसते, रोते रोते, या फिर चलते समय, खाते समय, हंसते समय, रोते समय, इस तरह के वाक्य भी कई बार आ जाते हैं। तो उसमें आप while, WHILE, while प्लस इन्फिनेटिव, सॉरी पार्टिसिपल, while प्लस पार्टिसिपल टर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि भाई खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, तो खाते समय while eating, हंसते समय while laughing, पढ़ते समय while studying, कोई भी वर्ब हो, चलते चलते while walking, हंसते हंसते while laughing, और बस आगे वाक्य बना दीजिए, वी शुड नॉट लाफ, हमें हंसना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ जो आपको टाइप बताए गए हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ सकते हैं। बाकी आप खुद वाक्य बनाते समय ध्यान रखिए, जब काम हमारे सामने हो रहा है या फिर एक के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाइए, ठीक है। कई बार ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनकर भी आ जाता है। जैसे हम कहते हैं फल बेचने वाला लड़का, तो लड़का यानी कि बॉय, और क्या करने वाला? सेलिंग वेजिटेबल्स, सेलिंग फ्रूट्स, ठीक है। बॉय, बॉय की विशेषता सेलिंग फ्रूट्स, उसके साथ ही बराबर में उसकी लगा दी जाएगी। जैसे हम कहें चलती हुई गाड़ी, तो मूविंग बस, क्योंकि कोई गाड़ी अगर चल रही है तो वो हमारे सामने ही तो चल रही होगी, तभी तो हमें चलती हुई दिखेगी वो, तो मूविंग बस। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल कई बार किसी नाउन का एडजेक्टिव बनकर भी आ जाता है, तो वो एडजेक्टिव उसके साथ ही वहीं पे हम लगा देते हैं। तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज हैं। दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं देखते हैं रखी हुई और वो टेंस की नहीं है, वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंसेज में भी आती है, आपको जो पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर हम टेंस से अलग कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है। तो अगर ये थर्ड फॉर्म किसी टेंस की हमें नहीं लग रही, किसी पैसिव फॉर्म की हमें नहीं लग रही है, तो फिर वो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगी। और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो बनती है, ये एडजेक्टिव का काम करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करती है। जब इसका वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य टेंस के हिसाब से बनेगा, और ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ये जिस नाउन की विशेषता बता रहा होगा उस नाउन के साथ इसको लगा दिया जाएगा। जैसे हम कहें, मैंने उसे टूटा हुआ पेन दिया, आई गेव, मैंने दिया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। हिम, उसे क्या दिया?
टूटा हुआ पेन। अब देखिए पेन तो पहले टूट चुका है, काम जो है वो पहले हो चुका है, अभी हमारे सामने नहीं हो रहा वो, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये काम नहीं तो हुआ हुए देखो वहां भी आता है, चलती हुई बस इसमें भी हुआ आ रहा है, टूटा हुआ पेन इसमें भी हुआ आ रहा है, लेकिन वो चलती हुई जो बस है वो हमारे सामने चल रही है, लेकिन ये जो टूटा हुआ पेन है ये हमारे सामने नहीं टूट रहा, ये तो पहले टूट गया, हमने तो देखा भाई टूटा हुआ है। तो इस तरह की से आप पहचानेंगे काम पहले हुआ है या हमारे सामने हो रहा है। अगर काम हमारे सामने हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, काम हमसे पहले हो चुका है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो आप इसे कहेंगे ब्रोकन पेन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, आई गेव हिम ए ब्रोकन पेन। ठीक है, अगर हम कहें रोता हुआ बच्चा, ठीक है, अब देखो बच्चा अगर रो रहा होगा, हमारे सामने रो रहा होगा, तो आप उसे कहोगे रोता हुआ बच्चा, तो वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि बच्चा हमारे सामने रो रहा है, तो हम उसे कहेंगे ए वीपिंग चाइल्ड, ए क्राइंग चाइल्ड। लेकिन अगर हम कहेंगे जला हुआ बच्चा, तो जला हुआ तो पहले जल गया होगा वो कभी, अब तो उसके निशान दिख रहे होंगे हमें, तभी कह रहे हैं हम जला हुआ बच्चा, हमारे सामने तो जल नहीं रहा हुआ वो, तो उसे हम कहेंगे ए बर्न्ड चाइल्ड, बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ड, ए बर्न्ड चाइल्ड। तो इस प्रकार से हम पहचान के काम करेंगे कि भाई जो ये वर्ब लगी हुई है हुआ हुए वाली, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर पास्ट पार्टिसिपल है। बाकी वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस में जहां भी आपको लगेगा कि भाई ये जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो उसे उस नाउन से पहले लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस आप टेंस के हिसाब से बनाइए। ये उस नाउन से पहले भी लग सकता है और उस नाउन के बाद में भी लग सकता है। अगर कोई सिंगल वर्ड में बात कह रहा है तो आप ज़्यादातर पहले लगा दीजिए, जैसे ब्रोकन पेन, ब्रोकन पहले आ गया, ठीक है, ब्रोकन पेन, क्योंकि एक वर्ड था पहले लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि भाई बच्चों द्वारा तोड़ा हुआ पेन, अब देखिए तोड़ा हुआ के साथ बच्चों द्वारा भी जुड़ गया है, तो अब आप इसे कर सकते हैं द पेन, आई गेव द पेन, मैंने दिया, हिम मैंने उसे, द पेन वो पेन, ब्रोकन बाई चिल्ड्रन बच्चों द्वारा तोड़ा हुआ, तो आप इसे बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में ये तब लगता है जब थोड़ा बड़ा टर्म हो, अगर एक ही सिंगल वर्ड का है तो आप पहले लगा दीजिए, बड़ी टर्म है तो आप उसे बाद में लगा दीजिए। मैं कहूं कि भाई अध्यापक द्वारा हल किया गया सवाल कहां है, ठीक है, अब देखिए हल किया हुआ ये इसमें पास्ट पार्टिसिपल है, अध्यापक ने कभी पहले हल किया होगा, तो मैं पूछ रहा हूं भाई कहां है वो सवाल, तो वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, सवाल कहां है, सॉल्व्ड बाई द टीचर, अध्यापक द्वारा हल किया हुआ, ये उसके साथ में लगा दिया गया। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। होता है एक काम के बाद दूसरा काम होता है, तुरंत बाद नहीं, एक काम के बाद दूसरा काम होता है। खाना खाने के बाद मैं सो गया, इसमें बाद वाक्य में लिखा हुआ आता है, खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो जब भी आपको वाक्य में कहीं दिखेगा खाना खाने के बाद, खेलने के बाद, हंसने के बाद, पढ़ने के बाद, जो भी कोई काम के बाद, तो समझ जाइए पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल लिखिए। मान लो मैं कहता हूं कि खाना खाने के बाद, तो हैविंग ईटन द फूड, क्रिकेट खेलने के बाद, हैविंग प्लेड क्रिकेट, जिस भी काम को करने के बाद कहोगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट। ताजमहल देखने के बाद, हैविंग सीन द ताज, अगर इसमें भी यही बात देखनी पड़ेगी जो मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताई थी कि भाई दोनों जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट जो हैं वो दोनों वर्ब का एक ही होना चाहिए, ठीक है, खाना भी मैंने खाया और सोया भी मैं ही, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहले वर्ब का, पहले वाक्य का जो ये आपका पार्टिसिपल वाला हिस्सा है, अगर इसका सब्जेक्ट कुछ और आ जाए, जैसे मैं कहूं सूर्य उगने के बाद किसान ने खेत जोता,
देखिए अलग वर्ब आ गई, उग रहा है सूर्य, जोत रहा है किसान, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों में आप उसका सब्जेक्ट अलग लगाओ हैविंग से पहले। द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, और आगे वाक्य आप अलग से बनाइए। द सन हैविंग राइजन और द फार्मर प्लोड द फील्ड, फार्मर ने खेत जोता, ठीक है। तो इस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों का जो है हमने आपको सिस्टम बता दिया। इनकी हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सबको हमने समझा दिया है। वीडियो को बार बार पीछे से रिवाइंड कीजिए, बार बार समझिए, और सभी एग्जाम्पल जो मैंने वीडियो के दौरान दिए हैं उन्हें आप देखिए, वीडियो को रोक कर देखिए, स्क्रीन पर आपको सब साफ दिख रहे होंगे। तो उन सभी सेंटेंसेस को आप बार बार बनाइए। और अब एक्सरसाइज जो मैंने आपको दो तो पहले ही करने के लिए कही थी, एक्सरसाइज 66, 67 और 68, अब ये तीनों आप बनाएंगे, अब आपसे बन जाएंगी। और अगली वीडियो में हम तीनों को चेक कराते हुए कुछ नई बात अगर इसमें बीच में आएगी जो मैं पढ़ाते समय नहीं मिस कर गया हूँ, तो वो हम सेंटेंस बनाते समय बता देंगे, ठीक है। तो आप ये 66, 67 और 68 तीन एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। चलिए।